जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनैप्स। लास्ट लेक्चर में हमने नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे साइनैप्स के बारे में। अच्छा, साइनैप्स जो है, पहले तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। साइनैप्स हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक क्यों पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि जब सिग्नल, जिसको हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, जब एक सिग्नल न्यूरॉन में से गुजरता है तो हमने पढ़ा था कि उस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आता है। उस चेंज से ही हमें पता चलता है कि जी यहाँ से सिग्नल जो है वो पास कर रहा है, जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब बेटा, हमने देखना है कि लेट्स से जी ये हमारे पास नर्व इम्पल्स है। वो नर्व इम्पल्स जो है इस न्यूरॉन के अंदर जो है मेम्ब्रेन के ऊपर मूव करता करता जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। अब हमने देखना है कि बेटा ये जो नर्व इम्पल्स है ये इस न्यूरॉन से अब ये नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे जाएगा। अब जाहिर सी बात है, बॉडी के अंदर एक न्यूरॉन ने तो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाना। बॉडी में बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, जिनमें से नर्व इम्पल्स जो है वो गुजरेगा और रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक पहुंचेगा। फिर कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक पहुंचने के लिए उसको कई न्यूरॉन से गुजरना पड़ेगा। तो बेटा, आज के टॉपिक में हमने ये देखना है कि नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो एंटर होता है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखें, मैंने यहाँ पे दो न्यूरॉन्स जो हैं वो बनाई हैं। अच्छा, ये जो दोनों न्यूरॉन्स हैं, चूँकि ये एक दूसरे के बाद आ रही हैं, तो इनको हम बेटा कहते हैं कन्जेक्टिव न्यूरॉन्स। ठीक है, टू कन्जेक्टिव न्यूरॉन्स। अच्छा, अब आप देखें ज़रा कि दोनों ये जो न्यूरॉन्स हैं ये इस तरह से इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। अगर आप इनकी अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट क्या है कि एक न्यूरॉन की जो एक्सोन एंडिंग है, अब ये जो है ना, ये है एक्सोन। ये हमारे पास एक्सोन है। और ये जो है, ये मैंने यहाँ पे दो ब्रांचेस बनाई हैं। ये इनको कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सोन एंडिंग। एक्सोन एंडिंग। और ये चीज़ याद रखिएगा, लेट से ये हमारे पास एक्सोन है जो ऊपर से आ रहा है। अब एक्सोन जब एंड होता है ना, जहाँ पे ख़त्म होता है, तो एक्सोन जो है इसकी आगे कई ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, और ये ब्रांचेस जो है ना, ये एंड से थोड़ी सी जो है वो मोटी होती हैं। इस तरह ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पर एंड होती है, तो इसलिए इसको हम एक्सोन एंड भी पढ़ते हैं। और चूंकि ये आगे से गोल होता है एंड, तो इसको हम एक्सोन नोब भी पढ़ते हैं। इसको एक्सोन नोब भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने एक्सोन नोब ही बेसिकली बनाया हुआ है। आप इसको एक्सोन एंड भी कह सकते हैं, एक्सोन नोब भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें, नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी ये डेंड्राइट जो है वो मौजूद है। ये उसकी डेंड्राइट है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन की, क्योंकि ये हमारे पास बॉडी है और ये हमारे पास जो है वो डेंड्राइट है। तो दो कन्जेक्टिव न्यूरॉन्स जो होती हैं वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करती हैं कि एक न्यूरॉन की जो एक्सोन एंडिंग होती है वो दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ जो है वो राब्ते में होती है। अब देखिए, मैंने वर्ड यूज़ किया, राब्ते में होती हैं, कनेक्टेड नहीं होती, ये आपस में जुड़ी नहीं होती। अगर आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया है। ये देखें बेटा, ये हमारे पास ऊपर से जो न्यूरॉन आ रही थी उसकी एक्सोन नोब है, एक्सोन एंडिंग भी आप कह सकते हैं। और ये बेटा हमारे पास ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन की जो डेंड्राइट है, ये इस तरह ये जो वी शेप बनी हुई है डेंड्राइट, वो हमने यहाँ पे ये दोबारा जो है ये वी शेप में बनाई। आप देखें, इनके दरमियान जो है ना गैप है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, इनको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। और ये जो इस तरीके से जब न्यूरॉन्स आपस में मिलती हैं कि एक न्यूरॉन की एक्सोन एंडिंग दूसरे न्यूरॉन की या नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ राबते में होती है, इनके दरमियान किसी किस्म का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, तो इस तरह का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, जब इस तरह से न्यूरॉन्स आपस में मिलती हैं, तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को बेटा हम कहते हैं साइनैप्स। इस तरह का कॉन्टैक्ट पॉइंट साइनैप्स कहलाता है। अब ज़रा डेफिनेशन देखिएगा, बहुत आसान डेफिनेशन है। वो कहता है जी, दो कन्जेक्टिव न्यूरॉन्स जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करके रखती हैं कि एक न्यूरॉन की जो एक्सोन एंडिंग होती है वो बाइंड करती है दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ। लेकिन इस तरह से बाइंड करती हैं, याद रखिएगा, ये आपस में एक न्यूरॉन की जो है ना, एक न्यूरॉन की जो एक्सोन एंडिंग है वो बाइंड करती है नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ इन सच अ वे, इस तरह से कनेक्ट होती हैं कि इनके दरमियान किसी किस्म का कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता। जाहिर सी बात है, सेल हैं, तो ये जब इनकी मेम्ब्रेन आपस में मिलेंगी तो इनके साइटोप्लाज्म भी आपस में मिल जाएंगे। लेकिन आपने
देखा कि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इनके दरमियान किसी किस्म का कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है वो नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक छोटा सा गैप मौजूद होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गैप मौजूद है जिसको हमने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ। इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, चूँकि क्लेफ्ट कहते हैं गैप को, और चूँकि ये साइनेप्स के अंदर आ रहे हैं, इस रीजन को हम साइनेप्स कहते हैं, तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस तरह का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है दो न्यूरॉन्स का, इस तरह से आपस में जो मिलना होता है, इसको हम कहते हैं साइनेप्स। तो इस तरीके से जो न्यूरॉन्स यहाँ पर आपस में मिल रही हैं, इसको बेटा हम कहते हैं साइनेप्स। दोबारा एक बार देख लें, ये हमारे पास दो कंजक्टिव न्यूरॉन्स हैं, और इन दो कंजक्टिव न्यूरॉन्स ने इस तरह से अपने आप को अरेंज किया हुआ है कि एक न्यूरॉन की जो एक्सोन एंडिंग है वो नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ बाइंड है, लेकिन बाइंड इस तरह से है कि इनके दरमियान किसी किस्म का कोई डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है, बल्कि हाँ, इनके दरमियान एक छोटा सा गैप मौजूद है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस तरीके से दो न्यूरॉन्स का आपस में मिलना बॉडी के अंदर क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं बेटा साइनेप्स। इसको हम साइनेप्स का नाम देते हैं। दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट इज कॉल्ड साइनेप्स। अब ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है दोनों न्यूरॉन्स का, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ याद रखनी है, इस डायग्राम में आप देखें तो मैंने ये वाली जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का सिर्फ एक न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बनाया, तो ज़रूरी नहीं है कि एक न्यूरॉन सिर्फ एक ही साइनेप्स बनाएगी। अब इसी न्यूरॉन के आगे लेट से यहाँ पर, अगर यहाँ पे भी तो इसका एक जोन नोब मौजूद है, ये भी एक जोन नोब है, ये यहाँ पे भी जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ जो है वो साइनेप्स बना सकती है। और यही बेटा वो नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि एक सिंगल न्यूरॉन जो है मे फॉर्म बना सकती है साइनेप्सिस विद मैनी डिफरेंट न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन कई सारी न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बना सकती है। ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम में हमने एक न्यूरॉन का एक न्यूरॉन के साथ ही साइनेप्स बनाया हुआ है, तो ये कहना चाह रहा है कि एक न्यूरॉन कई दूसरी न्यूरॉन्स के साथ भी साइनेप्स एक ही टाइम पर, एट ए टाइम, वो कई न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स जो है वो बना सकती है। दूसरा बेटा आपने याद रखना है कि जो नर्व इम्पल्स होता है, अब ये जो नर्व इम्पल्स यहाँ पर आया है, ये नर्व इम्पल्स जो है ये नेक्स्ट न्यूरॉन में जाने के लिए अकेला जो है वो काफ़ी नहीं है। मतलब अगर एक नर्व इम्पल्स आता है यहाँ पर, तो साइंटिस्ट का कहना है कि जो एक नर्व इम्पल्स है, रिसर्च ये बताती है कि एक नर्व इम्पल्स काफ़ी नहीं होता अगली न्यूरॉन में जाने के लिए। अब जाएगा कैसे वो भी हम आगे पढ़ेंगे। कम से कम 2 से 3 नर्व इम्पल्स होने चाहिए जो एक दूसरे के पीछे आ रहे हों, यके बाद दीगरे एक दूसरे के पीछे आ रहे हों, तब ही वो अगली न्यूरॉन के अंदर जो है वो नेक्स्ट नर्व इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं अ नर्व इम्पल्स पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट। एक नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से अगली न्यूरॉन में जाता है साइनेप्स के ज़रिए। बात ठीक है, यहाँ से नर्व इम्पल्स इसमें जाना है, साइनेप्स के थ्रू जाएगा, लेकिन याद रखिएगा, बट रिमेंबर अ सिंगल इम्पल्स नॉट नेसेसरली गेट अक्रॉस द साइनेप्स। लेकिन एक अकेला नर्व इम्पल्स इस काबिल नहीं होता कि वो साइनेप्स से गुजर सके और नेक्स्ट न्यूरॉन में जा सके। इट मे टेक 2 to 3 इम्पल्सिस, कम से कम 2 से 3 नर्व इम्पल्स होने चाहिए जो कि अराइविंग इन रैपिड सक्सेशन, जो जल्दी जल्दी एक दूसरे के पीछे आ रहे हों। कम से कम 2 से 3 नर्व इम्पल्स जो एक दूसरे के पीछे आ रहे हो, तब ही वो नेक्स्ट नर्व न्यूरॉन में जो है वो जा सकेंगे। तो एक नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में नहीं जा सकता। थोड़ा सा इसको डिटेल में लेकर चलते हैं। पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा डायग्राम को भी समझें। ये हमने एक्सोन को यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमने बड़ा करके जो है वो बनाया हुआ है। अब चूँकि ये साइनेप्स के अंदर आ रहा है, तो अब अच्छा, अब ज़रा आप देखें कि ये जो एक्सोन है, इस एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली साइड पर ये जो मेम्ब्रेन है, अब चूँकि ये साइनेप्स वाले हिस्से में पहले आ रही है, ये साइनेप्स वाला हिस्सा है, ये साइनेप्स में पहले आ रही है, तो इसका नाम बेटा हमने रख दिया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्स में आने वाली पहली मेम्ब्रेन। और ये जो डेंड्राइट है, ये भी तो नेक्स्ट न्यूरॉन की जो है वो मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये मेम्ब्रेन है। तो इसको हमने, अब चूँकि साइनेप्स में ये दूसरे नंबर पर आ रही है, तो इसका बेटा नाम हमने रख दिया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्स में बाद में आने वाली मेम्ब्रेन। और याद कीजिएगा बेटा, ये जो डेंड्राइट्स होती हैं ना, इनके ऊपर ये छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं। आपको अगर स्किन वाला टॉपिक याद हो तो हमने वहाँ पे पढ़ा था, बहुत सारी न्यूरॉन की जो एंडिंग्स है, अपनी इस जैसे ये न्यूरॉन है, तो इसकी जो एंडिंग है वो असल में क्या है, वो डेंड्राइट है। वो हमने कहा था वो भी रिसेप्टर का काम कर सकती है। वो क्यों कर सकती है? क्योंकि डेंड्राइट के ऊपर बेटा रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं।
अच्छा, अब ये साइनैप्स के अंदर ये होगी एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है उसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, चूँकि साइनैप्स में पहले आती है। और जो आपके पास डेंड्राइट है नेक्स्ट न्यूरॉन की, उसकी जो मेम्ब्रेन है चूँकि साइनैप्स में बाद में आती है, तो उसको बेटा हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ये जो एक्सोन है इसके अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो ये कुछ वेसिकल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। अब चूँकि साइनैप्स में आ रहा है, हर चीज़ को हम साइनैप्स साथ अटैच करेंगे, साइनेप्टिक वेसिकल। और यहाँ पे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो हैं वो मौजूद होते हैं। और ये जो गैप इन दोनों के दरमियान होता है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अच्छा, अब होगा बेटा ये कि लेट्स से अब ये जो न्यूरॉन है, ये तो पीछे वाली न्यूरॉन, अब यहाँ पर आ रहा है नर्व इम्पल्स। ठीक है, अब जब वो नर्व इम्पल्स एक्सोन नोब में आएगा ना, एक्सोन नोब मतलब यहाँ पर एंड पर पहुँचेगा, तो उस नर्व इम्पल्स की वजह से ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स पड़े हुए हैं, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स पड़े हुए हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा, ये साइनेप्टिक वेसिकल जब एक्टिवेट होंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेंगे, एनर्जी लेकर ये मूव करके आकर इस मेम्ब्रेन के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास साइनेप्टिक वेसिकल था, ये जब एक्टिवेट होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेगा और आकर ये देखें ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाई हुई है उसके साथ अटैच हो जाएगा। और जब ये अटैच होगा तो यहाँ पे फ्यूजन होगी। ठीक है, और ये अपने अंदर से ये कुछ केमिकल्स जो है ये गैप के अंदर जो है वो रिलीज़ कर देगा। ये केमिकल बेसिकली क्या है बेटा, इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं असल में ये क्या होंगे, अब ये यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, ये यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना बेटा, ये अटैच होंगे इस रिसेप्टर के साथ, ये इस रिसेप्टर के साथ जो है वो अटैच होंगे डेंड्राइट की। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बेटा ये रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे तो इस न्यूरॉन के अंदर भी, अगली न्यूरॉन के अंदर भी नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। उसमें भी एक्शन पोटेंशियल जो है, पहले चूँकि रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल था, अब एक्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल, मतलब नर्व इम्पल्स यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगा। तो नर्व इम्पल्स जो होता है ना वो खुद न्यूरॉन से जंप करके या गुजर के अगली न्यूरॉन में नहीं जाता, बल्कि वो नर्व इम्पल्स एक्सोन नोब में आकर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस नर्व इम्पल्स की वजह से क्या होता है, उस एक्सोन नोब में जो साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़कर इस गैप के अंदर क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ कर देते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर अगली न्यूरॉन की डेंड्राइट के ऊपर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करते हैं, जिससे अगली न्यूरॉन को पता चल जाता है कि पीछे से जो है वो नर्व इम्पल्स आ रहा है। लिहाजा वो न्यूरॉन क्या करती है, वो भी आगे नर्व इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर देती है। ये देखें बेटा, ये लिखा हुआ है, ये आपने हेडिंग देनी है, फ्लो ऑफ इम्पल्स। तो वो कहता है व्हेन नर्व इम्पल्स रीच अ साइनेप्टिक नोब। ठीक है, ये एक्सोन नोब को कह रहा है साइनेप्टिक नोब, क्योंकि वो साइनेप्स में ही आ जाता है। अब जब नर्व इम्पल्स साइनेप्टिक नोब यहाँ पर एक्सोन नोब में पहुँचता है, तो साइनेप्टिक वेसिकल जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो एक्टिवेट होकर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये जो इधर भी हमने बनाई है, इसके साथ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अच्छा, जुड़कर क्या करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं, वो जो केमिकल्स हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, जो डेंड्राइट की पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, जिससे एक्शन पोटेंशियल जो है, मतलब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेक्स्ट न्यूरॉन में भी शुरू हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब है नेक्स्ट न्यूरॉन में भी नर्व इम्पल्स जो है वो बनना शुरू हो जाता है, और वो आगे उसको नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना बेटा, ये ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं। केमिकल किसके अंदर पाए जाते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। अच्छा, ये जो केमिकल्स होते हैं इनको रिलीज़ कहाँ से किया जाता है, एक्सोन एंडिंग से। आप देखें ना बेटा, ये आपके पास है एक्सोन एंडिंग, एक्सोन एंडिंग से जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, ऑफ न्यूरॉन एट साइनेप्स। तो साइनेप्स के अंदर ये जो न्यूरॉन की एक्सोन एंडिंग होती है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं इनको क्या किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना कई टाइप्स के हैं, एसिटाइलकोलिन, एड्रीनालिन, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अच्छा, अब इसमें जो एसिटाइलकोलिन है ना बेटा, ये वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये ज़्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर यूज़ होता है। हमारी बॉडी में दो किस्म का नर्वस सिस्टम होता है, और अगला टॉपिक भी हमारा यही होगा आने वाले लेक्चर्स में। हमारी बॉडी में दो किस्म का नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाता है, और बाकी बॉडी के अंदर जितना नर्वस सिस्टम होता है बेटा उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाता है, इसके अंदर आमतौर पर ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो न्यूरॉन रिलीज करते हैं। कि एसिटाइलकोलिन उसने कहा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर कौन नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल
तो उस न्यूरॉन्स पाई जाती है, वो ज़्यादातर ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ करती हैं। तो सिंपली क्या होगा, हमने यहाँ पर देखा कि जी एक न्यूरॉन में से अगर नर्व इम्पल्स गुजरता जा रहा है, अब वो जो एंड पर पहुंचेगा तो वो नर्व इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर कैसे जाएगा। तो हमने पढ़ा कि जब वो नर्व इम्पल्स उस न्यूरॉन के एक्सोन नोब, जिसको हम साइनेप्टिक नोब कहते हैं, जब उसमें पहुंचता है तो उस नर्व इम्पल्स की वजह से उसके अंदर मौजूद साइनेप्टिक वेजिकल एक्टिवेट होते हैं और वो एक्टिवेट होकर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ही, जैसे यहाँ पर भी हमने इसको बड़ा करके बनाया हुआ है, उसके साथ आकर जो है वो साइनेप्टिक वेसिकल एक्टिवेट होते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं और क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स को रिलीज कर देते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल अगली न्यूरॉन की जो डेंड्राइट होती है, जिसकी मेम्ब्रेन को हम मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं, तो उस रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करती है, नर्व इम्पल्स जो है वो शुरू हो जाता है। अब ये जो नर्व इम्पल्स है, जब ये इस न्यूरॉन के एक्सोन नोब में पहुंचेगा, वहाँ भी साइनेप्टिक वेसिकल एक्टिवेट होंगे, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, वो अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट पर मौजूद रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, जिससे अगली न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से साइनेप्स के थ्रू जो है वो नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के अंदर जो है वो एंटर होता है।